नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव तिवारी आज आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पर वीडियो लेकर आए हैं। वो है जो रिसेंटली में भारत और मालदीव के बीच जो विवाद हुआ है, वो कैसे उत्पन्न हुआ है और उसके क्या परिणाम होंगे और क्यों वो इतना तूल पकड़ लिया, इस सब चीज़ों के बारे में। तो हुआ कुछ यूँ था कि हाल ही में मुइज़ू वहाँ के राष्ट्रपति बने, जो कि एक एंटी इंडिया या फिर इंडिया आउट कैंपेन के साथ जीते और उसके बाद से भारत और मालदीव के बीच में टेंशन बढ़ गई है। तो कैसे बढ़ी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो नवंबर 2023 में मालदीव में नए राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, जिसमें मोहम्मद मुइज़ू, जो कि पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम सोलेह को चुनाव में हराकर सत्ता में आए। और उन्होंने जो अपनी चुनाव की कैंपेनिंग की थी, जो अपना चुनाव में जो भी उन्होंने वादे किए थे, उसमें से एक प्रमुख वादा था इंडिया आउट। अगर वे सरकार में आएंगे तो इंडिया को वहाँ से आउट करेंगे। और उनकी अपनी सरकार बनते ही पहली ही बैठक में उन्होंने कह दिया कि इंडिया को 10 मार्च के पहले जाना पड़ेगा, एक डेडलाइन टाइप की दे दी। तो आज हम बात करेंगे कि वहाँ पर इंडिया के लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ पर इंडिया को आउट क्यों करने की बात हो रही है वहाँ पर। तो वहाँ पर इंडिया आउट से उनका कहना ये है कि इंडियन मिलिट्री, जो आर्मी के जो पर्सनल्स हैं वहाँ पे, उनको हम आउट करेंगे। तो वहाँ पर आर्मी के पर्सनल्स क्या कर रहे हैं, तो 1988 की बात है, उससे वहाँ पर एक कूप करने की कोशिश की गई थी, लिबरेशन ऑफ टाइगर ऑफ तमिलिलम के द्वारा। और उस समय मालदीव के प्रेसिडेंट थे अब्दुल गयूम। उन्होंने सभी फॉरेन कंट्रीज से मदद मांगी, यूएसए से, यूके से, और कहीं भी मदद ना पाने के बाद वे भारत से मदद मांगी। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी। उनसे मदद मांगी तो उन्होंने 9 घंटे के भीतर ही, उनके मदद करने के बाद, वहाँ पर भारत के पैराट्रूपर्स वहाँ पर उतरे और मालदीव को आज़ाद कराए। तब से लेकर अब तक वहाँ पर भारतीय सैनिक हैं। इस समय करीब 77 भारतीय सैनिक हैं। उन्हीं को बाहर करने की बात मुइज़ू वहाँ पर कर रहे हैं। विवाद और इस टेंशन को कुछ इस तरीके से भी देखा जा सकता है कि जब कोई भी राष्ट्रपति वहाँ पर चुनाव जीतता है तो पहले भारत की यात्रा करता है। मालदीव का कोई भी राष्ट्रपति होता है, अगर बड़े कि देश किसी यात्रा कर रहा है तो एक परंपरा है कि वो भारत की देश पहले यात्रा करता है। लेकिन मुइज़ू ने इस परंपरा को तोड़ा और पहले टर्की गए, वहाँ पे कुछ डिफेंस डील की, जिसमें से उन्होंने अपने कोस्टल सर्विलांस के लिए कुछ ड्रोन की डील भी की। और उसके बाद वे दुबई गए, वहाँ पर सऊदी अरब गए, वहाँ पर कोप 28 की बैठक में शामिल होने के लिए, और वहीं पर उन्होंने नरेंद्र मोदी जी से भी मुलाकात की। फिर टेंशन में ही मोदी वहाँ से आए, क्या हुआ कैसे हुआ, लेकिन मोदी वहाँ से जब आए तो वे सीधा लक्षद्वीप चले गए और वहाँ पे 4-6 फ़ोटो खिंचवाई, शूट करवाया और बिना किसी को टैग किए एक सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। और इस पोस्ट को देखते ही भारत और मालदीव दोनों की जनता ने आपस में तू तड़ाक इधर उधर की बातें करना शुरू कर दिया कि हम लक्षद्वीप को ऐसा बनाएंगे, तुम्हारे यहाँ कोई नहीं जाएगा, तुम बर्बाद हो जाओगे, इस तरह की बातें होने लगी। और फिर इसी बीच ये जनता आपस में लड़ ही रही थी और इनको लड़ने देना चाहिए था। तभी वहाँ पे कुछ मिनिस्टर्स थे, डिप्टी मिनिस्टर्स थे जो सरकार में थे, मुइज़ू की सरकार में। उसमें थे मासा शरीफ, मरियम जोएना और अब्दुल मजीद। और इन सभी ने एक रेशियल कमेंट किया मोदी जी के ऊपर, भारतवासियों के ऊपर। ओपन यूरिनेशन का फ़ोटो शेयर किया और ये बताने की कोशिश की कि भारत के लोग ऐसे होते हैं, गंदे होते हैं। और एक ने ट्वीट किया जिसमें उसने लिखा था कि यह इजराइल का पपेट है। एक ने ट्वीट किया, ये बोला बड़े बदबूदार लोग होते हैं, बड़े गंदे लोग होते हैं, इनके रूम से बदबू आती है, ये कैसे करेंगे, इस तरह की बातें की। और जाहिर सी बात है इस तरीके से टेंशन बढ़ा। लेकिन इन तीनों के, जो कि एक जिम्मेदार नागरिक थे वहाँ पे एक सरकार में थे, इनको काफ़ी सोच समझ के कुछ भी पोस्ट करना चाहिए, कुछ भी बोलना चाहिए। लेकिन इन्होंने ऐसी बेहुदा और बकवास बातें की जिसकी वजह से भारत में मालदीव के हाई कमिश्नर को समन किया गया, उनको बुलाया गया और उनसे आपत्ति दर्ज कराई गई। उस समय मालदीव के राष्ट्रपति चाइना गए हुए थे और ये सब विवाद शुरू हुआ था उन्हीं के चाइना जाने के एक दिन पहले तक। उन्होंने आश्वासन दिया कि राष्ट्रपति जी लौटेंगे वहाँ से तो कुछ इन पर एक्शन होगा। उनके लौटने से पहले कोई एक्शन नहीं होना है। वहाँ पर उनके मालदीव के राष्ट्रपति चाइना गए थे। वहाँ पर ग्लोबल टाइम्स में भी इस इशू को काफ़ी एक चाइना के फेवर में एक पॉजिटिव तरीके से उठाया और इंडिया के फेवर में एक निगेटिव तरीके से बताया कि कैसे मालदीव के लोग अब इंडिया को
इस तरीके से भावना ला रहे हैं, उनको हेट कर रहे हैं और चाइना के फेवर में आ रहे हैं। वहाँ पर म्यूजू ने चाइना के लोगों से एक इनविटेशन भी दिया कि आप लोग मालदीव घूमने के लिए आइए। इस तरह की बातें उन्होंने की और उनके जब वो लौट के आए, फिलहाल उन तीनों मिनिस्टर्स को उनकी सस्पेंड कर दिया गया सरकार से, लेकिन फिर भी विपक्ष यह मांग करता रहा कि इतना काफ़ी नहीं है, इनको और काफ़ी सज़ा होनी चाहिए। वहाँ के जो पूर्व राष्ट्रपति थे और यहाँ का जो विपक्ष है वो अभी भी इंडिया का काफ़ी सपोर्ट करता है और होना भी चाहिए, क्योंकि अभी भी मालदीव जो है वो काफ़ी वहाँ पर जितनी भी तरह की आपूर्ति होती हैं खाद्यान्न की, सब्जी की, फल की, कभी कभी पानी भी ख़त्म हो जाता है, इंडिया पहुँचाया है और उस सब बातों को लेकर कृतज्ञ होना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है। जब से म्यूजियम आए हैं एक एंटी इंडिया टाइप का एक रूमर फैल गया है वहाँ पे, लेकिन ये बात म्यूजियम को भी समझ में आनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जो उनकी आज़ादी है वो अगर किसी ने दिलाया है तो वो इंडिया है। अगर 1988 में कूप हो जाता तो शायद आज वहाँ पर जो संप्रभुता की बात करते हैं, ये हमारे संप्रभुता के खिलाफ है कि कोई विदेशी सैनिक यहाँ पर हैं, तो वो आज उनकी यही संप्रभु देश ही नहीं रह जाता, एक तानाशाह की सरकार रह जाती। और दूसरी चीज़ वो आके जो पिछली साल डिफेंस डील की गई थी, हाइड्रोग्राफी सर्वे का डील की गई थी, एक बेस बनाने, डॉकयार्ड बनाने की डील की गई थी, डॉर्नियर विमान के संचालन के लेकर डील की गई थी, इन तीनों डीलों पर एक रिव्यू कमेटी बैठा दी गई है और इन सब को होल्ड कर दिया गया है जब तक रिव्यू कमेटी कोई आदेश न दे, और ये सभी टेंशन देखने को मिल रहा है। और म्यूजू लगातार ऑफिशियल भी बात 2 बार हुई है, जिसमें 2 फरवरी की जो दूसरी ऑफिशियल बात हुई है सैनिकों की वापसी के लिए, उसमें निष्कर्ष निकला है कि 10 मार्च के पहले तो 3 एविएशन में से 1 एविएशन भारत लौट आएगा और बाकी 10 मई तक सभी सैनिक भारत लौट आएंगे। उसके स्थान पर जो हमारे असैन्य टेक्निकल कर्मी होंगी वो उनका स्थान लेंगे। भारत ने जो 2 ध्रुव हेलीकॉप्टर दिए हैं वहाँ पर मेडिकल इवैक्यूएशन के लिए, अगर एक द्वीप से कोई बीमार है तो उसको दूसरे आइलैंड पर ले जाने के लिए, और तमाम तरीके के वेसल दिए गए हैं सर्विलांस के लिए, कोस्टल सर्विलांस के लिए रडार हैं, उन सभी के लिए भारतीय मिलिट्री वहाँ पर थी और उन सभी की देखभाल और संचालन के लिए, जो कि अब असैन्य कर्मी देखभाल वहाँ पर करेंगे। और यह एक तरीके से म्यूजियम की जीत है और उनकी लोकतंत्र है, उनको उनके लिए वोट मिला था, उसी के लिए उनको वोट मिला था समझ लीजिए, और एक सेंटीमेंट बनता है, एक केमिकल सेंटीमेंट्स की वजह से उनको भी वोट मिला, क्योंकि भारत में भी इस समय काफ़ी राइट देखने को मिलते हैं कि चाहे वो न्यूज़ वाले हों, मीडिया वाले हों, तमाम नेता हों, वो एक तरीके से इस तरीके दिखाने की कोशिश करते हैं, एक किसी समुदाय को दबाने की कोशिश करते हैं वो, और दूसरे को बड़ा बताते हैं। इस तरह की चीज़ें एक सांप्रदायिकता का काम फैलाने का काम ये लोग करते हैं, और वही चीज़ वहाँ भी लागू होगी। वो लोग भी इस्लामिक कंट्री है, वो कोई सेकुलर कंट्री नहीं है। वहाँ भी चाइना अपना सीपेक 2014 में ही वहाँ पे स्थापित कर चुका है, उसके बाद भी वहाँ पे तमाम इन्वेस्ट करता है, सड़कें बनाई हैं, तमाम चीज़ें की हैं, और एक तरीके से भारत को घेरने के लिए चाइना भी मालदीव में काफ़ी पैर पसारने की कोशिश करता है, और पाकिस्तान भी सोचता है कि वो एक इस्लामिक कंट्री, उसका भाग हो। ISI काफ़ी सक्रिय रहती है वहाँ पर, और वो वहाँ के लोग भी इस तरह की राजनीति से प्रभावित ज़रूर होते हैं। इसीलिए इस सब चीज़ों से हमें बचना चाहिए। अगर यही सब ना होता तो शायद आज वहाँ पर इंडिया आउट जैसा सेंटीमेंट ना बनता, और कुछ ऐसे गोपनीय एग्रीमेंट थे जिसको रिवील करने से इब्राहिम सोली सरकार ने मना कर दिया था। कुछ इसी वजह से भी वहाँ पे और लोग भी इसके खिलाफ हो गए थे कि ऐसी क्या एग्रीमेंट किए हो भाई, कि आप हमें बता नहीं सकते कि आपने इंडिया के साथ क्या एग्रीमेंट किया था। शायद उसको भी कुछ हद तक, जहाँ तक संभव हो सके वहाँ तक रिवील कर देना चाहिए था, तब भी ये सब वहाँ पे जो सेंटीमेंट्स बने थे इंडिया आउट का, ये भी ना बनता। और उसके बावजूद इंडिया के जो टॉप लीडर्स हैं, कुछ मंत्री भी इसमें शामिल थे इंडिया आउट बॉयकॉट का ये जो गेम चला था सोशल मीडिया पे, आपने देखा होगा कि काफ़ी दिनों तक बॉयकॉट मालदीव चला था, और तमाम नेता, तमाम एक्टर्स आए थे सामने और कहे कि हम अपनी मालदीव की ट्रिप कैंसिल कर रहे हैं। क्रिकेटर्स आए थे और इस तरह की पूरी एक जंग छिड़ गई थी दोनों तरफ से। चलिए हम 2 मिनट के लिए मान भी लेते हैं कि आप लक्षद्वीप को बढ़िया विकसित कर देते हैं, जैसे कि इस इंतरिम बजट में देखने को भी मिला है कि 3600 करोड़ का आवंटन लक्षद्वीप पे विकास के लिए किया गया है, और जो कि अभी तक
कुछ नहीं था वहाँ पे। लक्षद्वीप का जाने का प्रोसेस मालदीव के जाने के प्रोसेस से भी कठिन है, जो कि मैं मानता हूँ सही है, या कि आइसोलेटेड जगह है, सुंदर जगह है, तो वहाँ पे ऐसे लोगों नहीं पहुँचना चाहिए जो वहाँ उसको डाइवर्सिटी को, वहाँ के सुंदरता को, भव्यता को कम कर सकें, वहाँ उसको क्षीण करने का काम करें। इस तरह के लोग वहाँ नहीं जाने चाहिए, इसलिए इस रूल का मैं पूरी तरीके से समर्थन करता हूँ। और दूसरी तरफ वहाँ पर अभी तक कोच्चि से जो लक्षद्वीप की बोट जाती है 17 से 18 घंटे लेती है, जो कि अभी तक एक भी हाई स्पीड बोट नहीं है जो 7-8 घंटे में आपको वहाँ पर पहुँचा दे। और फिर फ्लाइट की बात आती है, लक्षद्वीप में एक भी एयरपोर्ट नहीं है, एक एयर स्ट्रिप बनाई गई है, भी उसी पे जहाज़ अपने लैंड करते हैं। वहाँ पर जाने के लिए सभी कंपनियों के फ़्लाइट भी नहीं है लक्षद्वीप जाने के लिए। मैं मानता हूँ कि चलिए सब हो जाता है, और भारत से कोई मालदीव नहीं जाता है, तब भी मालदीव के ऊपर कुछ खास असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि सिर्फ मालदीव के टूरिज्म का 10% ही भारत के लोग वहाँ पर जाते हैं। और कोविड के पहले ये संख्या 20% चाइना के लोगों की थी, 10% भारत के लोगों की थी, लेकिन कोविड के बाद चाइना के लोग बाहर नहीं गए। उसके बाद भारत वहाँ पर फर्स्ट हो गया कि सबसे ज़्यादा वहाँ पर टूरिस्ट आते हैं कहीं से, तो वो भारत के आते हैं। और भारत के लोग ना भी जाएंगे तो सिर्फ 10% का उसको नुकसान होगा। और लक्षद्वीप में आपके 36 आइलैंड है, 10 इनहेबिटेड है, और वहाँ पर करीब 1200 आइलैंड है मालदीव में, और 200 इनहेबिटेड है, जिसमें 150 आइलैंड प्राइवेट कंपनियों के पास है, जो कि उसको इस तरीके से डेवलप कर रही हैं कि जो वहाँ पे टूरिस्ट चाहते हैं, मतलब टूरिस्ट सेंट्रेट होकर उसको डेवलप किया जा रहा है। इस तरीके से वहाँ को भी पकड़ पाना मालदीव के टूरिज़्म को इतना आसान नहीं है, लेकिन हाँ, इस कोशिश बहुत अच्छी की गई है। इंटरिम बजट में लक्षद्वीप के लिए जो आवंटन किया गया है, लेकिन इसी इंटरिम बजट में मालदीव के लिए भी 600 करोड़ का आवंटन किया गया है, वहाँ के एक सहायता राशि के लिए। और क्योंकि भारत भी जानता है मालदीव का महत्व। अगर मालदीव में कल को चाइनीज़ आर्मी आके बेस बना ली अपना, जैसे अभी तक इंडियन आर्मी थी, तो वहाँ पे बड़े आसानी से वो भारत के सभी तटों को, भारत के मेरी टाइम से सिक्योरिटी को काफ़ी नुकसान पहुँचा सकती है। अभी एक जियांग यांग होंग 3 नामक एक जासूसी जहाज़, जो कि श्रीलंका में अभी तक डॉक था, श्रीलंका ने उसको यहाँ पर खड़े होने से मना कर दिया भारत की आपत्ति के बाद। अब वह मालदीव में माले में पाया गया है। माले में वहाँ पे जो हार्बर है, वहाँ पे वो डॉक किया गया है। इसका मतलब कि अब वह जासूसी श्रीलंका से कर रहा था, श्रीलंका ने मना किया, अब वह मालदीव से करेगा। और वो जासूसी जहाज़ क्या करता है कि इंडियन ओशन में एक तरीके से रिसर्च करता है कि कहाँ पर छुपने की जगह है वहाँ की पनडुब्बियों को। और अक्सर वो अपना ट्रांसपोर्टर जो होता है, जिससे ट्रैक किया जाता है, जब सुंडा क्रॉस करता है तो वो ऑफ कर देता है कि कहाँ जा रहा है, कि कोई उसको पकड़ ना पाए। और इस तरह की काफ़ी खतरा है उससे, लेकिन इंडियन आर्मी उस पर काफ़ी नज़दीकी से नज़र बनाए हुए है। और मालदीव का भी कहना है कि वह यहाँ पर सिर्फ डॉक किया हुआ है, वहाँ पर कोई रिसर्च नहीं कर रहा है। तो भाई डॉक क्यों किया है जब रिसर्च नहीं कर रहा, उसको चाइना भेजो। और इन सभी चीज़ों को देखते हुए हम ये भी जानते हैं कि चाइना जो पूरी तरीके से इंडियन ओशियन में पैर पसारने की कोशिश कर रहा है। वहाँ मलक्का तो हम ब्लॉक कर सकते हैं, सुंडा हम ब्लॉक नहीं कर सकते। और मलक्का में भी अगर वो छुप के आ रहा है, कैसे भी आ रहा है, तो ये भी सोचने की विषय है, क्योंकि वो म्यांमार में भी अपना बेस बनाया है। वो पोपा आइलैंड म्यांमार का, बांग्लादेश में भी एक हार्बर विकसित कर रहा है, वो श्रीलंका में भी हम्बनटोटा बनाया है, वो मालदीव में भी अब सोच रहा है कि जो 2014 में उसने उसको बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा बना लिया था, वहाँ रोड वगैरह बनाई है, लेकिन अब उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की बात कर रहा है। अब जाहिर सी बात है, अगर वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा तो वो मालदीव कर्ज में फंसेगा, तो बाद में उसका वही हाल हो जाएगा, चाइना जैसा पाकिस्तान का हुआ, जैसा श्रीलंका का हुआ, जैसा आज म्यांमार का हो रहा है। और फिर अपने इस जाल में फंसा कर वो वहाँ पर वही कराएगा जो चाइना चाहता है। और जाहिर सी बात है, ये एक संकट का विषय होगा भारत के लिए, इसलिए भारत ने भी इस बात को भांपा है। और भारत भी इस तरीके से, कोई जो टॉप ऑफिशियल्स हैं मोदी के द्वारा, तमाम बड़े मंत्रियों के द्वारा इस तरह की टिप्पणियां नहीं की गई हैं। टिप्पणियां तभी आई थी जब वहाँ के 3 डिप्टी मिनिस्टर्स, जो कि सरकार का हिस्सा थे, एक जिम्मेदार नागरिक थे, अभद्रता की टिप्पणियां की गई थी। और लेकिन उसके बाद एक सुधारने की कोशिश की गई, वहाँ पर इंडियन पर्सनल्स को, अपने इंडियन आर्मी के पर्सनल को असैनिक कर्मियों के साथ बदला गया। 2 फरवरी की जो दूसरी वार्ता हुई थी, तीसरी वार्ता शायद माले में होनी है। और इन सभी चीज़ों को देखते हुए हम यह कह सकते हैं कि मालदीव हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
उससे इस तरह की लड़ाई झगड़ा करने से हमारे कोई फ़ायदा नहीं है। हमारा फ़ायदा इसी में से है कि उसको फुसलाए टाइप का रहें, कि जैसा बच्चा है तो उसको फुसलाए रहें, बस इसी में हमारा फ़ायदा है। आगे हम किसी चर्चित विषय पर आपके पास वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।